हेलो एवरीवन, लैंड लॉज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 पर। इस एक्ट का आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट्स, अर्थात काश्तकार और अभिधारियों की बेदखली का आधार। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आज आपको पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा इसका पार्ट सेकेंड एंड फाइनल वीडियो। इसके बाद हम ये 2 वीडियो पढ़ने के बाद में देखेंगे कि अगर किसी काश्तकार को उसकी जोत से दोषपूर्ण तरीके से बेदखल कर दिया गया है तो उसके पास क्या उपचार प्रोवाइड है, क्या उपचार उसे उपलब्ध है, उन पर हम तीसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट्स, यानी कि काश्तकार की बेदखली के आधारों के बारे में। देखिए, यह जो प्रोविज़न इस अधिनियम में, यानी कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जो ये प्रोविज़न दे रखा है, ये बहुत ही जस्टिफाई प्रोविज़न है, न्याय सम्मत व्यवस्था है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि से बिना विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किए अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कौन, इस जो एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविज़न्स हैं जो दोषपूर्ण बेदखली से उसे बचाते हैं, या फिर ऐसे कुछ आधार जो विधिक आधार बताते हैं कि किन आधारों पर उसे उसकी भूमि या उसकी जोत से अलग किया जा सकता है। तो आइए हम उन्हीं ग्राउंड्स पर आज चर्चा करते हैं। इसके तहत हम सबसे पहले आज बात करते हैं सेक्शन 161 की। इस अधिनियम की धारा 161, सेक्शन 161 ये श्योरिटी दे देता है किसे, काश्तकार को, क्या कि किसी भी अभिधारी को यानी कि काश्तकार को उसके भूमि क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबंधों के सिवाय बेदखल नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 161 बात कर रहा है बेदखली अधिनियम के अनुसार होना, इजेक्टमेंट टू बी इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। कोई भी अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करने वाली प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी अभिधारी को उसके भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जाना है तो ऐसा इस अधिनियम में जो आपको व्यवस्था दे रखी है उसके अनुसार ही किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बेदखली का मतलब हो गया यहाँ पर जोत से बेदखली, उसे उसकी जोत से बेदखल कर देना। बेदखली के अंतर्गत काश्तकार अथवा उपकाश्तकार से भूमि का कब्जा वापस प्राप्त किया जाता है। बेदखली में केवल इतना ही ज़रूरी नहीं है कि काश्तकार का हक कमज़ोर हो, बल्कि जो भूमिधारी है उसको भी अपना हक सिद्ध करना पड़ता है कि वाकई में वो जो है उसके पास ये राइट है, उसका ये राइट बनता है कि वो इस अभिधारी को उसकी जोत से हटा सकता है। ये प्रूफ करना भी ज़रूरी होगा भूमिधारी को। सेक्शन 161 जो हम बात कर रहे हैं, ये क्लियर कट ये बात कह देता है कि किसी भी काश्तकार को केवल और केवल ये जो 1955 का जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही आप उसको उसकी जोत से अलग कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने नीचे देखे 2 मामले लिए हैं, शिशुपाल सिंह वर्सेस रामस्वरूप, गिरिराज वर्सेस रामलाल। दोनों ही मामलों में सेक्शन 161 को समर्थित किया गया है और 161 को सही ठहराया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेक्शन 161 टीनेंट्स के साथ साथ सब टीनेंट्स यानी कि शिकमी अभिधारियों पर भी लागू होती है। समझ में आई बात। तो हम जब बेदखली के आधार पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले सेक्शन 161 इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि सेक्शन 161 उन सबका ही बेस है। स्टार्टिंग का 161 उन सब का आधार है कि अगर आप बेदखल कर रहे हैं, बेदखली के आधार तो हम आपको दे देंगे कि फॉर एनी आप इन रीजंस पर उसे बेदखल कर सकते हैं, लेकिन वो रीजंस कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार होने चाहिए, अदरवाइज आप उसे इजेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे उसकी जोत से बेदखल भूमिधारी नहीं कर सकता। क्लियर। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कई सारे आधार हो सकते हैं बेदखली के, है ना। किसी भी अभिधारी को इस अधिनियम में जो भी उपबंधित प्रावधान है उनके अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है, ये हमने देखा। तो ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स बता रखे हैं, ऐसे कौन कौन से आधार है इस अधिनियम में जिन आधारों पर उसे उसकी जोत से अलग किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे सभी आधारों पर हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे लगान के बकाया होने के कारण,
बेदखली। जब अगर किसी काश्तकार ने उसकी भूमि का जो लगान है वो नहीं चुकाया है तो उस कारण उसे बेदखल किया जा सकता है। इसके संबंध में आज हम लोग सेक्शन 169 से लेकर सेक्शन 174 पर चर्चा करेंगे। इस आधार के अलावा भी अन्य आधार हो सकते हैं, जैसे जोत का अवैध तरीके से अंतरण कर लिया, इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया उसने अपनी जोत का, या इलीगल तरीके से उसे शिकमी पट्टे पर दे दिया, हानिप्रद कोई कार्य करा उसने, कोई शर्त भंग करी उसने, कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन कराया उसने। और यहाँ सेक्शन 180 तो कुछ विशिष्ट आधार प्रोवाइड करवाता है खुद काश्तकार, गैर खातेदार या शिकमी अभिदारियों की बेदखली के। साथ ही सेक्शन 183 जो अतिचारियों के बेदखली के बारे में बात करता है, 183A जो बात करेगा कि जब बंधक की अवधि समाप्त हो गई फिर भी बंधकदार ने बंधककर्ता को उसकी भूमि नहीं लौटाई तो ऐसे में क्या किया जाएगा। ये कुछ आधार है जो हम जिन पर हम एक के बाद 1 बाय 1 जिन पर हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट बेस की, पहले आधार की, जो बात करता है सेक्शन 169 टू 174। ये बात करता है कि बकाया लगान का भुगतान नहीं करने पर किस तरह से इजेक्ट किया जा सकता है कृषक को। अब देखिए सेक्शन 169 बात करता है लगान का भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी करना, इश्यू नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स एंड फॉर इजेक्टमेंट इन डिफॉल्ट। कैसे करेंगे आप, तो देखिए जब भी कोई काश्तकार 2 वर्ष या अधिक अवधि का लगान भुगतान नहीं करता तो उसे सेक्शन 167 के अंतर्गत, देखिए 167 में आपका पूरा अगर आप देखेंगे तो नोटिस की अंतर वस्तु और उस तामील बता रखा है, मतलब कंटेंट्स एंड सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो सेक्शन 167 में बता रखी है, उसका अलग से हमें यहाँ उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से जो है वो आपको सेक्शन 167 उसमें बता रखी है आपको इसकी कंटेंट और सर्विस। अब हम बात करते हैं कि उस व्यक्ति को 167 के अंतर्गत नोटिस तामील करके बेदखली की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सेक्शन 167 के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस में निम्न बातों का उल्लेख होगा। अब क्या क्या बातें होगी उस नोटिस में, तो वो होगी बच्चों कुछ 5 बातें इंपॉर्टेंट हैं। भूमिधारी का नाम, उसकी डिटेल्स होगी, वो उसका रेजिडेंस कहाँ है। दूसरी चीज़ टीनेंट का जो काश्तकार है उसका नाम, उसके बारे में डिटेल्स, उसका रेजिडेंस कहाँ है, उसका एड्रेस वगैरह। विलेज या जो भी अन्य लोकेलिटी का जो एरिया है जिसमें वो भूमि स्थित है उसके बारे में। अभिलेख में रिकॉर्ड्स में दर्ज भूमि क्षेत्र का नंबर क्या है। देन लगान की किश्त और बकाया रकम का विवरण कि कितनी लगान की कोई अगर इंस्टॉलमेंट बाकी है तो कितना एरियर बाकी है और कितनी रकम बाकी है, ये सब, ठीक है। तो ऐसा ये सारी चीज़ों का उल्लेख होता है नोटिस में। अब ऐसा नोटिस न्यायालय के सम्मन की तरह होगा बच्चों, काश्तकार पर उसी तरह से तामील कराया जाएगा जैसे कि न्यायालय का सम्मन तामील करवाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें ये सारे के सारे जो नोटिस के जो आपका नोटिस के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ये कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहा है सेक्शन 167, ठीक है। और 169 क्या कर रहा है, 169 कह रहा है कि जैसे ही बकाया के जो भी लगान होगा उसके संदाय में अगर किसी प्रकार का व्यतिक्रम होता है, अगर लगान नहीं चुकाया जाता है तो नोटिस जारी करना। तो 169 में तो पावर दे रखी है कि नोटिस जारी किया जाएगा, और 167 में नोटिस के कंटेंट के बारे में दे रखा है कि नोटिस में ये लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, आगे सेक्शन 169 कहता है कि धारा 169 के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिए तहसीलदार, यदि भूमि राज्य सरकार द्वारा धारित है तो कौन, तहसीलदार, अपनी स्वप्रेरणा से मतलब सुमोटो से या फिर अन्य किसी कंडीशन में अगर अन्य दशाओं में भूमिधारी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी करेगा। कहने का मतलब है तहसीलदार या तो सुमोटो से करेगा या फिर अगर भूमिधारी ने, लैंडलॉर्ड ने अगर किसी प्रकार की एप्लीकेशन लगा दी है तो उस एप्लीकेशन के आधार पर वो नोटिस जारी करेगा। किसको जारी करेगा, टीनेंट को जारी करेगा। क्लियर। अब नोटिस की अवधि क्या होगी, तो आगे ही कहता है कि नोटिस में 30 दिन की अवधि में बकाया लगान का भुगतान करने के निर्देश होंगे कि आपको जो है वो 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर अपना ये बकाया लगान जो है, जो एरियर है, ये आप पेमेंट कर दीजिए। क्लियर हो गई बात। फिर ये आगे कहते हैं या फिर काश्तकार को उपस्थित होकर बकाया लगान स्वीकार करने या उसके प्रतिवाद करने का अधिकार होगा। उसके पास ऑप्शन भी होता है कि वो आए, और अगर वो प्रतिवाद करना चाहता है तो वो प्रतिवाद भी कर सकता है।
इस नोटिस में इस बात का उल्लेख होगा कि बकाया का भुगतान नहीं करने पर काश्तकार भूमि से बेदखली के लिए उत्तरदायी होगा। साथ के साथ इस नोटिस में क्या होता है कि अगर आपने बकाया जो आपका लगान है, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो आपको काश्तकार को क्या क्या सूचना दी जाएगी कि काश्तकार को भूमि से बेदखल किया जा सकता है, जिसके लिए काश्तकार स्वयं ही लायबल होगा, उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कोई लायबल नहीं होगा अगर उसे इजेक्ट कर दिया जाता है तो। क्लियर हो गई बात सेक्शन 169। देन सेक्शन 170। सेक्शन 170 डिस्कस अबाउट प्रोसीजर आफ्टर इशू ऑफ नोटिस। किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि जब सेक्शन 169 के तहत हमने नोटिस इशू कर दिया तो नोटिस इशू करने के बाद का क्या प्रोसीजर होगा। क्लियर। देन इस सेक्शन में आपके जो 170 है, देखिए ये बात करता है आपके आगे, ये कहता है कि नोटिस जारी करने के बाद यदि काश्तकार उपस्थित नहीं होता या उपस्थित होकर बकाया को स्वीकार कर लेता है, या तो वो उपस्थित नहीं होता या फिर उपस्थित होकर बाय एरियर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे तहसीलदार बकाया का भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। क्या होगा? उसे आदेश देगा कि भैया आप जो है ये जो बकाया है इसको आप पेमेंट कर दीजिए इसका। क्लियर हो गई बात। फिर यदि वह अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश भी जारी कर सकता है, एक्स पार्टे ऑर्डर भी निकाला जा सकता है। अगर वो काश्तकार प्रेजेंट होता है तो उसे क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है कि भैया आप पेमेंट कर दीजिए जो भी आपका लगान है। लेकिन अगर वो काश्तकार एब्सेंट होता है तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टे ऑर्डर इशू किया जा सकता है, एक पक्षीय कार्यवाही उसके विरुद्ध हो सकती है बच्चों, ठीक है, एक पक्षीय आदेश हो सकता है। फिर लेकिन काश्तकार द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर और अनुपस्थिति का कोई रीजनेबल कॉज वो बता देता है, अगर संतुष्ट हो जाता है तहसीलदार उस कारण से कि भैया वो इस कारण की वजह से नहीं आ पाया, तो ऐसा एक पक्षीय आदेश जो है वो अपास्त भी किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। इस एक्स पार्टे ऑर्डर को वापस अपास्त किया जा सकता है अगर मान लीजिए कोई रीजनेबल कॉज हो जिसकी वजह से वो नहीं आया। क्लियर। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कहता है सेक्शन 170 कि यदि काश्तकार उपस्थित होकर बकाया का प्रतिवाद करता है तो ऐसे नोटिस को एक वाद का रूप दिया जाएगा और बकाया के तथ्य को विनिश्चित किया जाएगा। मतलब अब क्या करा जाएगा कि नोटिस को लगान की बकाया का एक वाद समझा, जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस को लगान की बकाया का एक वाद समझा जाएगा। ठीक है ना। अब वही ये एक मामला हो चुका, एक वाद हो चुका है एक, ठीक है। अब आगे है, राज्य सरकार की भूमि के मामले में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा। अन्य मामलों में नियमानुसार उचित न्यायालय शुल्क देना आवश्यक होगा। यदि तहसीलदार स्वयं बकाया के विवाद को सुनने में सक्षम नहीं है तो सक्षम राजस्व अधिकारी को वो मामले को हैंडओवर कर देगा। अगर वो स्वयं सुनने में सक्षम नहीं है तो जो भी आपका राजस्व अधिकारी है उसको मामला वो प्रेषित कर देगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें ये भी है कि ऐसे नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किए जाने की दशा में, जो भी नोटिस अगर स्वयं तहसीलदार जारी करता है तो कोई न्याय शुल्क देय नहीं होता। और तहसीलदार क्या करता है कि तहसीलदार उस वाद पर विधिक विचार करने में सक्षम भाई नहीं होता तो वो भेज देगा राजस्व अधिकारी के पास, लेकिन अगर वो सक्षम होता है तो ऐसे सक्षम होने की दशा में कागजात उस राजस्व न्यायालय को भेज दिए जाएं जो अधिकार क्षेत्र रखता हो। दूसरी बात कि यदि ऐसे वाद में उक्त न्यायालय यह पाए कि अभिधारी द्वारा कोई रकम देय है, मतलब कोई बकाया रकम है, तो न्यायालय उस अभिधारी को उक्त रकम के चुकाने का निर्देश देते हुए एक डिक्री पारित करेगा। क्लियर हो गई बात। थर्ड कंडीशन में वो डिक्री इशू हो जाएगी। तो पहले क्या होगा, पहले तो आपको या तो आप क्या करो प्रेजेंट हो जाओ तो आपको ऑर्डर दे दिया जाए कि भैया आप जो है अपना काश्तकार को कह दिया जाएगा तहसीलदार द्वारा कि आप अपना बकाया भुगतान करिए। अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टे ऑर्डर इशू होगा। अगर वो रीजनेबल कॉज बता देता है तो एक्स पार्टे ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। फिर आगे इसमें कहा गया है कि यदि अभिधारी जो है काश्तकार जो है वो उपस्थित होता है, बकाया का प्रतिवाद करता है, तो उस नोटिस को ही एक प्लेंट के रूप में, एक वाद के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है। और राज्य सरकार की भूमि के मामले में तो कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा, अन्य के मामले में न्यायालय शुल्क लगेगा। यदि तहसीलदार स्वयं सक्षम है तो वो सुन लेगा, जो भी कागजात होंगे वो आगे राजस्व न्यायालय को भेज देगा। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो जो सक्षम राजस्व अधिकारी है उसको वो मामला प्रेषित कर दिया जाएगा। फिर अगर
मामले को सुनने के बाद काश्तकार से ऐसी बकाया राशि दे पाई जाती है, ये से है ना, यहाँ पे से कर लेना इसको, काश्तकार से ऐसी बकाया राशि दे पाई जाती है, यानी कि काश्तकार अगर लाइबल है, टीनेंट अगर लाइबल है कि भाई उसको वो पेमेंट करना पड़ेगा बकाया राशि का, तो बकाया भुगतान करने के लिए उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, डिक्री इशू की जाएगी। क्लियर हो गई बात। फिर आगे बात है सेक्शन 171 की। सेक्शन 171 बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन। धारा 170 के अंतर्गत दिए गए आदेश का परिणाम और रद्दीकरण कैसे किया जा सकता है, ये बताता है सेक्शन। इसका जो फर्स्ट सब सेक्शन है वो बोलता है कि धारा 170 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अनुसरण में काश्तकार से बकाया राशि और डिक्री की रकम का ब्याज का भुगतान करने के आदेश की अनुपालना की जाएगी। भाई डिक्री पारित हो गई, सेक्शन 170 में भी हमने देखा था, डिक्री पारित होने के बाद उसे रकम वसूल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आदेश जारी होने के 1 साल पश्चात आने वाली 31 मई तक यदि काश्तकार भुगतान नहीं करता तो काश्तकार को उसकी संपूर्ण भूमि क्षेत्र से या आंशिक हिस्से से बेदखल किया जा सकेगा। कुल मिला के डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा अगर डिक्री के इशू होने के 1 साल के अंदर भी, मतलब अभी काश्तकार के पास कितना टाइम है, उसके पास 1 ईयर है, वो विदिन 1 ईयर जो है वो अपनी बकाया लगान का पेमेंट कर दे। अगर वो नहीं करता है तो जैसे ही 1 साल बाद, 1 साल पश्चात जो भी 31 में आएगी, उस 31 में तक यदि काश्तकार ने भुगतान नहीं किया तो काश्तकार को उसकी संपूर्ण भूमि, यानी कि 1 साल बाद जो भी, मतलब जैसे कितना भी समय हो, बस जो आने वाली नेक्स्ट जो 31 में है, अगर उस तक काश्तकार ने भुगतान नहीं किया तो काश्तकार को उसकी जो भी संपूर्ण भूमि है या फिर जो भूमि का कोई हिस्सा है उससे बेदखल किया जा सकता है। समझ में आई बात। अब ये देखिए, इसमें ये है दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन ये कहते हैं कि ऐसा जो आदेश है, ऐसा आदेश जारी होने के 1 साल के बाद आने वाली 31 मई, ध्यान से सुनिए, ऐसा आदेश जारी होने के 1 साल के बाद आने वाली 31 मई तक या जब तक वह डिक्री अंतिम न हो जाए तब तक भुगतान नहीं करे। दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सेक्शन 171 काश्तकार को अवेलेबल करवाता है। क्या कि जब तक एक चीज़, दोनों चीज़ें, या तो डिक्री या तो 31 मई, 1 साल के पश्चात आने वाली 31 मई तक, या फिर जब तक वह डिक्री अंतिम ना हो जाए। भाई उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, 1 साल हो चुका है, आपने अभी तक उसकी पालना ही नहीं करी, जिस दिन डिक्री जारी करी उस दिन की तिथि से लेकर कंप्लीट 1 साल हो गया। मान लीजिए डिक्री फरवरी में जारी करी तो अगली फरवरी को 1 साल होगा, ठीक है ना। या फिर आगे या फिर हमें एक ऑप्शन ही देता है कि 1 साल के बाद आने वाली, 1 साल के बाद मतलब फरवरी टू फरवरी, उसके बाद आने वाली 31 मई, यानी कि उसको 1 साल से लगभग ज़्यादा समय मिल गया। तो ये दोनों डेट्स देखी जाती है, ठीक है ना। अगर इन डेट्स के बाद में भी, 1 साल के बाद में भी अगर वो काश्तकार भुगतान नहीं कर रहा है तो उसे उसकी जोत से बेदखल किया जा सकता है, संपूर्ण जोत से भी या फिर उसके किसी हिस्से से भी। क्लियर। आगे 171 के सबसेक्शन 2 कहता है लेकिन बकाया लगान का भुगतान धारा 126 के अंतर्गत कृषि आपदाओं के कारण छूट, धारा 126 के अंतर्गत कृषि आपदाओं के कारण छूट या लगान का निलंबन आदि के कारण बकाया है तो बेदखल नहीं किया जा सकता। ये हमने देखा भी है। सेक्शन 126 जो है वो किन्हीं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल ऑकरेंसेस हैं, उनके कारण अगर वो अपने लगान का भुगतान नहीं कर पाता, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश आ गई जिस वजह से कोई फ्लड आ गया मान लीजिए, और जोत खराब हो गई और वो लगान नहीं चुका पाया, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पर उसे छूट दी जाती है सेक्शन 126 में। और अगर जहाँ लगान से छूट सेक्शन 126 में दी जा चुकी है तो यहाँ इन सेक्शंस में, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे ना इजेक्टमेंट की, कि लगान के बकाया होने पर सेक्शन 169 कह रहा था कि भैया नोटिस जारी कर दो, उसे बेदखल कर दो, तो यहाँ वो बेदखली उसकी नहीं की जाएगी अगर उसको सेक्शन 126 में छूट है तो। क्लियर हो गई बात। अब चलें आगे। सेक्शन 174 कहता है
बकाया लगान की डिक्री के निष्पादन में बेदखल किया जाना। सेक्शन 174 बात करता है कि लगान के बकाया की डिक्री के निष्पादन में बेदखल किया जाना। अब डिक्री को एग्जीक्यूशन करवाना है। इजेक्टमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट। अब इसे कैसे एग्जीक्यूट करवाना है उसकी बात कर रहा है। 174 कहता है कि बकाया बेदखल करने से पहले काश्तकार को बेदखली की डिक्री का निष्पादन अन्य तरीकों से करने के लिए कहा जाएगा। भाई ठीक है, आपको बेदखल नहीं करेंगे, अन्य कोई और तरीका भी हो सकता है, तथा उसे इस संबंध में 2 वर्ष की अवधि का समय दिया जाएगा। ठीक है ना, उसे इस संबंध में 2 वर्ष की अवधि का समय दिया जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है ना, 2 वर्ष की अवधि का समय दिया जाएगा जिसमें वह बकाया के डिक्री का निष्पादन कर सकता है। उसे ये न्यायालय काश्तकार के द्वारा आवेदन करने पर यह अवधि और 3 महीने बढ़ा सकता है। मतलब 2 ईयर्स का उसे समय दिया जाएगा डिक्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए, और अगर काश्तकार कोई उचित कारण बताता है तो 3 मंथ्स तक भी न्यायालय इसे और बढ़ा सकता है, तथा किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी दे सकता है। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर वो भुगतान नहीं करता, मतलब आप देखिए कितना टाइम स्पेंड हो गया। डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने के लिए भी उसको 2 साल है, 2 साल के बाद भी 3 महीने बढ़ाए जा सकते हैं, इतना समय हो जाए। और फिर इसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स की भी सुविधा उसको दी जा सकती है कि वो किश्तों में भुगतान कर दे। इसके बावजूद भी अगर वो भुगतान नहीं करता तो उसे बेदखल करने की कार्यवाही की जाएगी। क्लियर। अब बेदखली की कार्यवाही सहायक कलेक्टर के पद के नीचे वाले न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यदि ऐसा आदेश निचले राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किया गया है तो बेदखली के मामले को सहायक कलेक्टर के पास भेजा जाएगा और वह ऐसे अभिलेख का उचित अध्ययन करके और जांच करके परिस्थितियों के अनुसार आदेश पारित करेगा। यदि वह अंतिम रूप से बेदखली का आदेश पारित करता है, फाइनली अगर वो कहता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए, तो काश्तकार को उसके द्वारा किए गए किसी सुधार का उचित प्रतिकर मांगने के लिए कहा जाएगा। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रही है कि अगर फाइनली ऑर्डर आता है इजेक्शन का, तो इजेक्शन का ऑर्डर आने के बाद काश्तकार ने अगर भूमि में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करवाया है, किसी प्रकार का कोई सुधार करवाया है, तो वो प्रतिकर मांग सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। ऐसी बेदखली की कार्यवाही के अंतर्गत काश्तकार को उसके द्वारा उगाई गई फसल के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। उससे मतलब उसका जो फसल का कोई लाभ है वो भी दिया जाएगा उसको, और उसके आवासीय भवन से उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसे उससे बेदखल नहीं किया जाएगा। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था बच्चों, बेदखली का मतलब है जोत से बेदखली ओनली, उसके आवासीय भवन से उसकी बेदखली नहीं होगी। फिर ऐसे आदेश के बाद 1 महीने के भीतर यदि वह डिक्री की राशि का भुगतान कर देता है तो भी कार्यवाही रोकी जा सकती है। अब देखिए कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा उसको टाइम दिया गया है ना। ऐसा आदेश जारी करने के बाद भी 1 महीने का और टाइम है उसके पास में कि विदिन 1 मंथ भी अगर वो राशि का भुगतान कर देता है तो भी ये सारी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट रोकी जा सकती है, बशर्ते कब्जा भूमिधारी को सौंपा ना गया हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कब्जा अभी तक पोजीशन भूमिधारी को नहीं सौंपा गया है तो 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जैसे ही ये सारी इजेक्टमेंट की सारी कार्यवाही हो रही है, 1 महीने के अंदर अगर वो भुगतान कर देता है आदेश के, तो ये सारी कार्यवाही रोकी जा सकती है। बस कंडीशन इतनी सी है कि भूमिधारी को पोजीशन नहीं सौंपा गया हो, क्योंकि अगर एक बार पोजीशन सौंप दिया गया है तो वो वापस नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेदखली का कुछ ये जो स्टार्टिंग का हमने पहला आधार देखा कि लगान का भुगतान नहीं करने पर किस तरह से काश्तकार को उसकी जोत से बेदखल यानी कि रिजेक्ट किया जा सकता है। बाकी अन्य आधारों पर हम सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।